हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, इससे ही आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि संघर्ष कर रहे हैं जीवन यापन के लिए। फ्रेंच सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या था, वहाँ के एस्टेट्स क्या क्या थे, लोगों का लेवल क्या था, उन लोगों में कितना डिफरेंस था, पीजेंट्स में, क्लर्जी में, नोबिलिटी में, राजा की उनके प्रति क्या सोच थी, ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके। आई थिंक आप सबको वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब ही है कि संघर्ष जीवन यापन के लिए। अब जीवन यापन के लिए संघर्ष का मतलब है कि आपको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं भाई जीने के लिए जो आपको चाहिए, अगर मैं बात करूं तो रोटी कपड़ा मकान, ये चीजें प्रायोरिटी होती हैं, है ना। एक बेसिक नेसेसिटी है लोगों की। भाई खाने के लिए रोटी चाहिए ही, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए एक छत चाहिए। तो ये जो बेसिक नेसेसिटी है इसकी हमें कितनी ज़रूरत है। उस टाइम जो फ्रेंच सोसाइटी के लोग थे वो इस जद्दोजहद से जूझ रहे थे। और बेसिकली अगर देखा जाए तो रीज़न ही उनके विद्रोह का ये था कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ को लेकर, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो लोगों को क्या लगने लगा, एक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो उससे बाहर चली गई थी। तो ये जो संघर्ष वो कर रहे थे जीवन यापन के लिए, उससे बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उस चीज़ के लिए उन्होंने राजा को ब्लेम किया। और अगर आप देखो पूरी तरह से तो जो बेस्टाइल पर हमला हुआ है और जो एक विद्रोह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जब जाके एकदम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था 14 जुलाई 1789 को, तो ये किस लिए हुआ था, ये बेसिकली इसके पीछे जो मेन रीजन था यही था। सब्सिस्टेंस ऑफ क्राइसिस जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे थे। क्राइसिस, सब्सिस्टेंस ऑफ क्राइसिस भी बेसिकली अगर हम देखें तो यही है कि आपकी जो डेली रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं, उसके लिए आप तिल तिल बहुत मेहनत कर रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं लोग, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं जब आप अपना एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे, उसमें आप जो ये टॉपिक लेके बैठेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मैं बार बार आप सब लोगों से कहती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एनसीईआरटी की बुक को आप रीड आउट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि पढ़ना ही आपको एनसीईआरटी से है, क्वेश्चन आंसर्स आपके एनसीईआरटी से आने वाले हैं। हाँ, आप वीडियो को देख के एक समरी समझ सकते हैं अच्छे से। मैं पूरा का पूरा जो एक पीपीटी या जो मैं आपको नोट्स या जो मैं आपको हेडलाइन जो भी बताती हूँ वो मेरे सिर्फ बुक्स से ही होते हैं। तो उसके लिए डोंट वरी कि हम कहाँ पर ऐसा है कि कहीं ये ना लगे एग्जाम में कि हम बुक से नहीं लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सिर्फ बुक से ही चीज़ों को क्लियर कराऊँ। एक बच्चे ने मुझसे वीडियो में पूछा था, कमेंट में पूछा था कि मैम क्या हम तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा बुक ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो देखिए, जहाँ तक मैं आप लोगों से बात करूँ या मेरी एडवाइस है कि अभी आप बच्चे क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो 9th और 10th जो है ये आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स लेकर बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। 10 तरह की चीज़ें 10 तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करनी है, उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। फिलहाल आपको जो चीज़ें समझनी है वो आपको अपने लेवल की समझनी है। एग्जाम में आपको सिर्फ पर्टिकुलर बुक से ही पूछने वाला है, एनसीईआरटी बुक से भी, अलग किसी बुक से नहीं पूछने वाला। हाँ, आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले ये सोचिए कि आप 9, 10th और 11, 12th अपना कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप जो है वो अच्छे से कुछ और बुक्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत डीप में चीज़ों को समझ सकते हैं। या आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा कर लिया, है ना। तो अभी एक्स्ट्रा बुक्स के लिए या बहुत कोई और रेफरेंस बुक के लिए मैं नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव में जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो एकाएक एकदम डबल हो गई। कितनी हो गई देखिए, फ्रांस की 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 25 मिलियन, जो हमारी एकाएक बढ़कर कितनी हो गई थी 28 मिलियन, 28 मिलियन हो गई 1789 वही दौर है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। तो याद करिए कि वो जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके बाद से क्या हुआ। एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो
पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं सरवाइव करने के लिए वो भी बढ़ने चाहिए, बिकॉज हमें ज़्यादा मकान चाहिए रहने के लिए, हमें ज़्यादा फूड चाहिए खाने के लिए, हमें ज़्यादा कपड़े चाहिए पहनने के लिए। हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी वहीं पे बढ़ जाती है। जितनी फसल, जितनी चीज़ें हम उगाते थे, अब उसकी हमें डबल चीज़ें उसको उगाना पड़ेगा, फसलें उगानी पड़ेंगी, पानी की व्यवस्था है, जो भी जितनी फैसिलिटीज हैं वो आपको बेसिकली गवर्नमेंट को या राजा को या किसी को भी आपको उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है ना। तो हॉस्पिटल, स्कूल और जॉब से क्रिएट करना, ये सब तो बहुत दूर की बात थी। फिलहाल उस ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए वहाँ पर खाने तक के लाले पड़े हुए थे। तो ये जो सिचुएशन थी, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। अब जैसे ही ये पॉपुलेशन डबल हो गई तो अनाज वगैरह के जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए। आपने देखा होगा जब चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो कम होती है और डिमांड ज़्यादा है ना, जब सप्लाई कम है। आप पढ़ेंगे, इको में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप बेसिक सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कोई एक पेन है, अलग तरह का पेन आ गया है वो, ठीक है, उसको सब लोग यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब नया मार्केट में पेन आया है तो यूज़ करना चाहेंगे। कुछ टाइम तक उसका एक प्राइस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जब डिमांड ज़्यादा आने लगेगी तो कंपनी क्या सोचेगी, भाई डिमांड ज़्यादा है, इसका प्राइस बढ़ा देते हैं, है ना, और उसकी सप्लाई कम है, इतने बन नहीं पा रहे हैं जितनी डिमांड है, तो क्या हो जाएगा, उसके जो प्राइसेस हैं वो हमारे हाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब पॉपुलेशन डबल हो गई तो खाने की चीज़ों पे या तीनों चीज़ें ले लो आप, रोटी, कपड़ा, मकान, दैट मीन्स प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ब्रेड, जो वहाँ पर बेसिक जो फूड है, पाव उसको ब्रेड कहा जाता था, और पहनने के लिए कपड़े हो गए या जो भी चीज़ें हैं। तो जो मालिक थे, जिनके यहाँ लोग जॉब कर रहे थे, उन्होंने वेजेस तो फिक्स कर रखी थी, सैलरी तो उनकी फिक्स थी, बट वो सैलरी महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। जैसा कि देखा जाए हमारे यहाँ भी अभी आजकल हो रहा है कि इंडिया में महंगाई तो बढ़ रही है बट लोगों की सैलरी जो है अभी बढ़ नहीं रही है। तो सेम सिचुएशन उस टाइम थी कि वेजेस तो फिक्स थे बट जो खर्चे थे वो ज्यादा होते जा रहे थे। खर्चे तो बहुत दूर की बात है, जो बेसिक सर्वाइवल की चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो गए थे उनके। तो ब्रेड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, ग्रेन्स प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों में एक गुस्सा पनपना शुरू हो गया था कि हम, अच्छा देखो, एक तो वो फूड प्राइसेस ज्यादा हो ही गए थे, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस ज्यादा हो ही गए थे। दूसरा, जो उनको कुछ परसेंट था वो टैक्स उनको देना ही देना है। राजा ने टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, राजा ने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसकी जो मेंटेनेंस थी और उसकी जो ट्रेजरी थी खाली थी, उसका उसने यूज इस चीज में किया। मतलब उसको ये लगा कि मेरा जो काम निकल सकता है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो चुके हैं, तो वो पैसे किससे ले रहा था, जनता से ले रहा था, उन पे टैक्सेस इंक्रीज कर करके। तो एक तो उनको वो टैक्स देना है, ऊपर से जो वो फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी फसल हो रही है उसका भी कुछ परसेंट वो राजा के यहाँ उनको देना होता था। तो उनके लिए क्या बचेगा, है ना। तो ये जो दिक्कत है ये बहुत ज्यादा आ गई थी उस टाइम। क्या होता था, इन इतनी दिक्कतों के बावजूद भी कई बार ऐसा होता था, बाढ़ आ गई, है ना, ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई पूरी। तो एक तो ऐसे ही सिचुएशन खराब चल रही है, ऊपर से नेचुरल कैलेमिटीज जो आ गई हैं उसकी वजह से भी उनको नुकसान हो गया। अब वो फिर और क्या करें, ये दिक्कत भी बढ़ती जा रही थी। जिससे क्या हुआ, रिच और पुअर का डिफरेंस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, बुक में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बढ़ गया। तो मैं अगर बताऊं तो नोबिलिटी और क्लर्जी और कहाँ पीजेंट्स, है ना, जहां उनको सारे प्रिविलेज मिले हुए थे और पीजेंट्स को कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिला हुआ था, उनको सारे टैक्सेस वही लोग पे करते। तो ये तो एक ऑलरेडी बड़ा डिफरेंस था। लेकिन जब ये चीजें होने लगी तो जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें पुअर और रिच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसमें आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछ लेगा। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो खतरे में है। दैट मीन्स आप जीवन यापन कर रहे हैं, उस जीवन यापन करने के लिए जो नेसेसिटीज हैं वो आपकी खतरे में पड़ गई हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बुक के अकॉर्डिंग मैंने बताया है आपको, इजी सिंपल लैंग्वेज में, नथिंग टू वरी। ओके,
नाउ द नेक्स्ट चीज है, आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है, इससे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। अच्छा, एक ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है, ये होता क्या है, रीजन क्या है इस सबसिस्टेंस क्राइसिस का, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट से, जो ये फ्लो चार्ट दिया ना, उसी से समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए बैड हार्वेस्ट, है ना, एक सब इसमें आपस में कनेक्टिविटी भी है। बैड हार्वेस्ट दिया हुआ है, देखिए बैड हार्वेस्ट है। बैड हार्वेस्ट मतलब आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, उससे क्या होगा, कमी होगी अनाज की ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद आपके जो फूड जो प्राइसेस है उसमें क्या हो जाएगी, उसके प्राइसेस में हाइक हो जाएगा, और जो पुअरेस्ट हैं वो अब उन फूड आइटम्स को खरीदने में सक्षम नहीं रहेंगे। अब जिससे जब वो खरीदने में सक्षम नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या चीजें होंगी, एक तो फूड के लिए झगड़े होंगे, है ना, फूड राइट होंगे, जो लोग हैं वो और ज्यादा कमजोर होते जाएंगे, ठीक है, एक खाने को नहीं मिलेगा, वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो पुअर पीपल थे वो और ज्यादा पुअरेस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ डिजीज फैलेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ ज्यादा होने लगेगी, ठीक है। तो ये घूम फिर के एक फ्लो चार्ट, एक सर्कल है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये एक तरीके से क्या है, सर्कल है चीजों का, तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है, ये जो पूरा सर्कल चल रहा था वो उस टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा था, और इस चीजों के चलते हुए लोगों में एकदम से आक्रोश पैदा हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अलग से यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक नया मोड़ कैसे आया, एक कैसे जो पीजेंट थे, जो थर्ड क्लास थी, उसने कैसे अपने आप में हिम्मत जुटाई कि हमें एक विद्रोह करना है, एक संघर्ष करना है अपने जीवन के लिए, जिसे हम अपनी आने वाली जनरेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने देंगे जिससे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेज लोगों को, मतलब इतनी जो शुरू से पावर चली आ रही है उसको कैसे खत्म किया, जो थर्ड एस्टेट है, जो पेजेंट्स का सेक्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मजा आने वाला है कि देखो आवाज उठानी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो कभी भी किसी गलत चीज आप देख रहे होते हुए तो उसके लिए आवाज उठाइए, चुप मत रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, उसके तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज उसको 1000 तक पहुंचा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।